नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज में पधारे हुए हैं डॉक्टर अनुराग जैन। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड शासकीय मेडिकल कॉलेज में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियोज में। धन्यवाद दीपक जी। श्रोताओं, हम बता दें कि आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत प्रासंगिक विषय है, खासकर आज के समय में, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी के रूप में हमारे समाज में फैल रही है जिससे बहुत लोग आशंकित हैं और बहुत तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू ये बीमारी क्या है और ये कितनी खतरनाक है और क्यों इसका प्रसार आज के समय में खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, डेंगू बेसिकली एक वायरल डिजीज है, जैसे कि अन्य वायरल डिजीज जैसे चिकनगुनिया, आपका कोविड, ऐसी एक वायरस से डेंगू नाम की बीमारी होती है कि 4 तरीके का वायरस यूजुअली डेंगू में पाया जाता है, जिसको क्रमांक के अनुसार 1, 2, 3 और 4 दिया जाता है। ये लोगों से लोगों में डेंगू कभी नहीं फैलता है। डेंगू का जो प्रसार होता है, डेंगू का जो संक्रमण होता है, वो एक एडिस मॉस्किटो, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, इसके काटने से होता है। अमूमन ये जो मच्छर होता है ये दिन के वक्त काटता है, जबकि हमने देखा है मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो रात के वक्त आपको काटते हैं। इसको पहचानने में अगर देखा जाए तो जो डेंगू का मच्छर होता है उस पे आपको सफेद और काली धारियां आपको मिलेंगी, जैसे कि अपन को एक टाइगर में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसको अपन टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। इसकी जो उड़न क्षमता है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होती है, यही कहीं 200 यार्ड्स तक ये उड़ता है और बहुत ज्यादा हाइट तक भी ये नहीं जाता है। इसके जो लार्वा होते हैं, जो मच्छर के जहां पे पनपता है, जो बात करें कि मच्छर कहां पनपता है, तो ये साफ पानी में, ठहरे हुए पानी में ये पनपता है, जो घर में हमें कहीं भी मिल जाता है, जैसे देखने मिल जाता है, जैसे कि आपके बंद पड़े कूलर में जो पानी बच जाता है, आपके डिब्बे होते हैं, आपके गमलों में जो पानी एकत्रित होता है, छतों में ट्यूब या टायर्स जो पड़े हुए होते हैं पुराने, उनमें जो पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो बारिश का पानी हो या कैसे भी वो इकट्ठा हुआ हो, तो साफ ठहरे हुए पानी में ये डेंगू का मच्छर पनपता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब की ये जो मच्छर होता है, ये मच्छर ज्यादा दूर तक नहीं उड़ता है, इसका फ्लाइट रेंज यानी उड़न क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। दिन के टाइम में ये काटता है और ये साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो आपसे यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो मच्छर होता है साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। मान लीजिए किसी पानी का ठहराव 1 दिन से लेकर के 7 दिन तक है, तो क्या इस 7 दिन में वहां पे डेंगू का लार्वा मच्छर के रूप में पनप सकता है और वो खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल। डेंगू का जो लार्वा है वो यूजुअली 5 डेज के बाद ही पनपता है। स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक उस पानी को अगर आपने अलग कर दिया या उस पर तेल डाल दिया या किसी का भी छिड़काव कर दिया तो वो लार्वा मच्छर का रूप नहीं ले पाता है। कोई भी साफ पानी हमें 5 दिन तक कोशिश करनी चाहिए कि वो एक जगह ना बना रहे। बिल्कुल, उसको बदल देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। और मच्छर की जो पहचान आपने बताई कि डेंगू का मच्छर क्या होता है, लोग कैसे पहचान सकते हैं, टाइगर मॉस्किटो को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें धारियां पाई जाती हैं सफेद और काले रंग की, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये डेंगू का मच्छर है कि कोई दूसरा मच्छर है, इससे हम बचे रह सकते हैं। अच्छा, फिर हम आना चाहेंगे डेंगू बीमारी के ऊपर, और इसका कारण चूंकि मच्छर के काटने से ही होता है, तो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं और उसका इलाज क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। इसका बचाव, जैसे कि हमने देखा कि ये जो बीमारी है मच्छर के काटने से ही फैलती है। ये एक दूसरे में, एक आदमी से दूसरे आदमी में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। बहुत से लोगों में ये शंका होती है कि जो डेंगू है, डॉक्टर साहब हमारे घर में एक हमारे बच्चे को हो गया है तो हमारी बेटी को भी हो सकता है या हमें भी हो सकता है। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि एक से दूसरे में कभी नहीं फैलता है ये। हाँ, अगर आपके घर में वो मच्छर, वो लार्वा पनप रहे होंगे तो किसी भी घर के 2 से ज्यादा सदस्यों को भी डेंगू एक टाइम में हो सकता है। जैसे इसका संक्रमण है वैसे ही इसके बचाव के तरीके हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपको अपने आसपास, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने छतों पे कभी भी कोई भी पानी इकट्ठा ना होने दें। उसको समय समय पर चेंज करते रहें। कोई भी कनस्तर या टीन के डिब्बों में पानी इकट्ठा है उसको आप धो के उलट के रख दें ताकि उनमें मच्छर के लार्वा पनप ना पाए। आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई डेंगू पेशेंट है, आपको ऐसा लगता है जो पेशेंट को डेंगू हुआ है, उसको आप मच्छरदानी का प्रयोग करने के लिए बोलिए। यूजुअली क्या होता है कि लोग रात में मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगा के अपने घरों में सोते हैं, बट इसमें थोड़ा जो सिनेरियो रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है आपको। तो आपको बेटर है कि आपको दिन में ज्यादा प्रिकॉशंस रखने हैं इन कंपेरिजन ऑफ नाइट। आपको दिन में फुल स्लीव्स के लोअर या आपके शर्ट्स होते हैं फुल स्लीव के, वो पहन के रखना है। आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का यूज कर सकते हैं और आपको डोर्स में, विंडोज में आपको नेट लगा के रखना है ताकि आपके जो मच्छर हैं वो आपके घर में एंटर ना कर पाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि ये बीमारी मच्छर से फैलती है तो मच्छर को काटने से ही बचाना है, यही इसका एक सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे सरल उपाय है।
और जो आपने सबसे अच्छा तरीका बताया है कि आमतौर पर हमारी ये धारणा होती है कि रात में मच्छर काटता होगा, तो रात में मच्छर काटने से फैलता है। दिन में खासकर हम थोड़ा सा अनदेखा करते हैं कि दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, रात में ही हम तमाम इंतजामात करते हैं। तो दिन के समय में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे बाह के कपड़े पहने हैं हम, खासकर हमारा जो लोअर वगैरह हम पहन रहे हैं, हाफ शॉर्ट्स पहन रहे हैं, उसकी जगह पे लोअर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा इसकी फ्लाइट रेंज नहीं है तो ये पांव में ज्यादा काट सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि ये वायरल बीमारी जरूर है, लेकिन ये कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इसका सोर्स जो है, इसका स्रोत जो है वो मच्छर ही है। जब तक मच्छर आपको नहीं काटेगा तब तक किसी व्यक्ति से ये आप में नहीं फैलने वाला है, इसलिए धारणा निकाल दें। और जो रोगी हैं उनके साथ आप सहानुभूतिपूर्वक आप उनके साथ रह सकते हैं, तीमारदारी कर सकते हैं और उन्हें सेहतमंद होने में उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बताई। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में लक्षण पनप रहे हैं और उसको पता नहीं चल रहा है कि उसको डेंगू है या नहीं है, और वो एक सस्पेक्ट डेंगू पेशेंट हो सकता है, एक संभावित डेंगू का मरीज हो सकता है। तो कैसे शुरुआती लक्षण से हम जाने कि व्यक्ति डेंगू का पेशेंट हो गया है और इसको डेंगू की जांच के लिए, डेंगू की डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए? देखिए, डेंगू में जो अमूमन जो लक्षण देखे जाते हैं वो एक नॉर्मल वायरल फीवर के तरीके के ही लक्षण होते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग में शुरुआती दौर पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मगर इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप या कोई एक डॉक्टर प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बनाता है, जैसे उसमें पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर रहेगा। पेशेंट आपके पास आएगा कि बहुत तेज बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, 102 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड आपका बुखार रहेगा। पेशेंट को बहुत तेज सिर दर्द रहेगा, खासकर इसका जो सिर दर्द रहता है वो आंखों के पीछे वाले हिस्से में, जिसको बोलते हैं रेट्रोऑर्बिटल पेन बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। पेशेंट्स को सर्दी जुकाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेशेंट्स को मांसपेशियों का बहुत तेज दर्द रहता है। पेशेंट्स को जोड़ों का दर्द हो सकता है, जिसको आर्थराल्जिया बोलते हैं, या मांसपेशियों के दर्द को माइल्जिया बोलते हैं। पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन, पेशेंट्स को पेट में दर्द, पेशेंट्स को उल्टी, ये सारी चीजें पेशेंट बोल के आपके पास आ सकता है। ये एक वायरल फीवर की तरह ही लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण जो अलग हैं वो ये हैं कि पेशेंट्स को रैसेस, जिसको अपन बोलते हैं कि जैसे छोटी माता बड़ी माता पहले के जमाने में चला करती थी, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, उसी तरीके के कुछ रैसेस होते हैं। चकत्ते निकल जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते आपके शरीर पे निकल सकते हैं, जो कि यूजुअली आपके गालों पे, आपके गर्दन पे, आपके छाती के ऊपरी भाग पे और आपके हाथों में आ सकते हैं। ये खुजली भी कर सकते हैं साथ में, और किसी किसी को खुजली नहीं भी होती है। ये सारे सामान्य लक्षण होते हैं जिनके साथ मरीज आपके पास या किसी डॉक्टर के पास आता है। इसके कुछ गंभीर लक्षण भी होते हैं, जैसे जैसे डेंगू अपना पैर पसारता है, डेंगू का इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ता है, तो जो 2 स्टेज होती हैं बाद की। यूजुअली क्या होता है कि डेंगू 90% केसेस में डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग चीज है, एक नॉर्मल आम वायरल बुखार की तरह ही है, जो कि थोड़ी बहुत सावधानियां, थोड़े बहुत इलाज से घर पे भी ठीक हो सकता है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर। बट अगर इसको प्रॉपर तरीके से आपने मैनेज नहीं किया या आपने लक्षणों को नजरअंदाज किया, तो ये डेंगू बाद की बीमारी एडवांस स्टेज में जिसको बोलते हैं, जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, उसमें एंटर कर जाता है। इसमें कि आपको 2-3 चीजें बहुत दिक्कत करती हैं, जिसमें कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं आपके शरीर में, जैसे लाल रक्त की कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वैसे प्लेटलेट्स होते हैं जो कि कहीं भी कट लगता है, खून बहता है, तो उसको रोकने में मदद करती है। तो ये तेजी से कम होने लगते हैं। यूजुअली बुखार के 3 से 7 दिन के बीच में ही प्लेटलेट्स आपके कम होते हैं। आपके शरीर में दाने आने लगते हैं, आपको मसूड़ों से, आपके नाक से, आपके गुदाद्वार से या आपके उल्टी में कभी खून भी आ सकता है। जो महिलाएं रहती हैं अक्सर उनको माहवारी के समय उनको बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और बाकी पेशेंट्स को बाद में जब स्टेज और बढ़ती है तो पेशेंट्स को सीवियर वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, दिन में 5-6 बार वॉमिटिंग होती है। कुछ भी खाने के बाद आपको खाने की स्मेल से आपको उल्टियां आने लगती है। पेशेंट बहुत रेस्टलेस फील करने लगता है अपने आप को। पेशेंट को बेसिकली लिथार्जिक भी हो सकता है, इसका एक टाइप से बोला जाए कि मूर्छा अवस्था में भी जा सकता है। पेशेंट की किडनियां भी इफेक्ट हो सकती है लास्ट स्टेज में, क्योंकि लास्ट में डेंगू इन्फेक्शन में जो होता है जिसके कारण पेशेंट की जान जाती है वो 2 तरीके ही होते हैं। एक तो या सीवियर ब्लीडिंग हो, सीवियर रक्तस्राव हो, या दूसरा होता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसका जो स्तर है बहुत नीचे तक गिर जाए, जिससे कि आपके हृदय में, आपकी किडनीज में, आपके ब्रेन में रक्त का जो फ्लो है, बहाव है, वो कम मिले और पेशेंट पर मल्टी ऑर्गन लैंड अप कर जाता है। तो इससे पेशेंट की डेथ होती है। कई तरह के जो अंग होते हैं शरीर में, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको सही जो रक्त का प्रवाह होता है वो उन तक नहीं पहुंचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सीवियर यानी बहुत गंभीर पेशेंट, बहुत गंभीर अवस्था में मरीज के आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, यदि मरीज ने आपके बताए हुए लक्षणों को गौर किया और प्रारंभिक अवस्था में ही उसका इलाज शुरू हो गया, तो कितने दिन की अवधि में, कितनी समयावधि में वो ट्रीट हो सकता है, उसका इलाज संपूर्ण तरीके से हो सकता है?
अगर डेंगू बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड डेंगू जिसको हमने बोला कि 90% केसेस में डेंगू फीवर जिसको बोलते हैं डीएफ, डेंगू फीवर नाम का जो होता है, आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, किसी पेशेंट ने प्रारंभिक लक्षण के तौर पे और डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देता है, तो यूजुअली 5 से 10 दिन में पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर यही इन्फेक्शन अगर थोड़ा एडवांस डिग्री में अगर आगे बढ़ जाता है तो इस ट्रीट करने के लिए आपको 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इन विच पेशेंट्स लैंड अप। इसमें आपने बताया कि 90% यानी 90% जो मामले होते हैं उसमें पेशेंट जो है बड़ी आसानी से जो है क्योर हो जाता है, इलाज उसका हो जाता है। इसमें अगर हम मॉर्टिलिटी रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो 100 में से कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं और उनके जान पे भी खतरा बन सकता है? इसमें 100 में से अगर हम देखा जाए तो 5 to 10% केसेस और मैक्सिमम देखा जाए तो 5% केसेस ही होते हैं जो बहुत गंभीर स्टेज में पहुंचते हैं, और इनमें से भी 2 या 3% केसेस हैं जिनकी मॉर्टिलिटी, जिनकी डेथ होती है। यानी कि हम ये मोटे तौर पे कह सकते हैं कि बहुत डरने की जरूरत नहीं है, एक आम वायरल फीवर की तरह होता है। सही समय पर शुरुआती दौर में अगर इसकी पहचान कर ली गई और इलाज किया गया तो 1 हफ्ते में आप आसानी से सही हो सकते हैं। डेंगू स्टार्ट होता है जब आपका पहला दिन होता है बुखार का, या पहला दिन आपका सिर दर्द का होता है, उस दिन से अगर काउंट करें तो यूजुअली 30 दिन से लेकर 7वें दिन जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो सबसे क्रिटिकल माना जाता है डेंगू में। अगर आपको इन्फेक्शन बढ़ता है तो इन्हीं 3rd डे से 7th डे के बीच में ही आपके प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है या आपका बीपी बहुत लो जा सकता है। तो अगर ये 3 से 7 दिन आपके अच्छे से निकल जाते हैं, आपके एक डॉक्टर की निगरानी में या आपके एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने के बाद अच्छे से निकल जाते हैं, तो आपको आफ्टर 5 to 7th डे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। 3 से 7 दिन ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत अहम समय होता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब हम फिर जांच की तरफ लौटना चाहेंगे। तो इसके टेस्ट किस प्रकार के होते हैं, कितने महंगे टेस्ट होते हैं, टेस्ट कैसे होता है, क्या नॉर्मली सामान्य ब्लड सैंपल से ही, खून के नमूने से ही जांच हो सकती है, और उसमें क्या वो तत्व होता है? आपने प्लेटलेट्स की बात की, तो उसका रेंज क्या होता है? देखिए, जैसे अदर बीमारियों का डायग्नोसिस बनता है लाइक मलेरिया, इसमें भी हम खून की सैंपल से ही, मतलब ब्लड सैंपल से ही इसकी डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। पहला एकदम एक सिंपल टेस्ट होता है सीबीसी, जो कि हम किसी भी इन्फेक्शन में, वेदर इट इज वायरल हो, बैक्टीरियल हो या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, डॉक्टर आपको सीबीसी रिकमेंड करता है। तो उसमें जो प्लेटलेट्स होता है जिसका कि नॉर्मल रेंज आपका 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। बट अगर ये आपका 1.5 लाख से कम होने लगे तो आप इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और बोल सकते हो कि हाँ, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण प्लेटलेट्स कम हो रहा है। बट इसमें बात क्या होती है, लोग आते हैं, उनको लगता है कि प्लेटलेट्स डॉक्टर साहब 1,40,000 है, और जो लैब वाला होता है वो आपको बताता है कि आपका प्लेटलेट्स गिर रहा है। कुछ लोग लैब वालों से पूछते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सेल्फ जो अपना टेस्ट कराते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा सीबीसी कर रहा है, हमें डेंगू इन्फेक्शन हो गया, हमें आप भर्ती कर लीजिए, या वो डरते हैं इस बात से। तो मेरा उनसे यही बोलना है कि प्लेटलेट्स किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आपके कम हो सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिम्टम्स पे गौर करना है। दूसरी बात, अगर आपका 1.5 लाख से 1 लाख तक है तो इसको अपन माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, मतलब बहुत ही हल्का आपके प्लेटलेट्स कम हुए हैं, इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 लाख से जब नीचे जाते हैं तो उसमें थोड़ा आपको सावधान होने की जरूरत होती है। दूसरी बात, इसमें जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBCs, सीबीसी वाले पैरामीटर में ये भी कम होने लगते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो पर्टिकुलर डेंगू की डायग्नोसिस बनाने के लिए होती है, लाइक एक NS1 एंटीजन होता है, इसमें हम ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वायरस का, इसको कार्ड टेस्ट से भी आप कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं डिटेक्ट। तो ये अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका कंफर्म केस होता है कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, और ये सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। ये आपका डे 1 पे जब आपके लक्षण पहले दिन आते हैं, अगर आप उस दिन भी ये टेस्ट कराते हैं तो ये आपको पॉजिटिव मिल सकता है। दूसरी तरफ जो एंटीबॉडीज, जैसे कि कोविड में हमने देखा या अदर डिजीज में देखते हैं, जो एंटीबॉडी का लेवल उससे भी डायग्नोसिस बनाई जाती है, जो कि 2 तरीके के एंटीबॉडीज यूजुअली होती हैं। तो इनका लेवल 7 दिन के अंदर आपको एक IgM नाम की एंटीबॉडी है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी, और 7 दिन के बाद IgG नाम की। तो आपके सीवीसी, प्लेटलेट्स और आपको WBCs देख के, आपको NS1 और एंटीजन और एंटीबॉडीज देख के आपके डेंगू की डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार जिनके घर में डेंगू के मरीज हैं और उनके प्लेटलेट्स अचानक से नीचे आने दिखाई देते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, तो वो लोग बहुत डर जाते हैं, और कई लोग डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बगैर भी ये सोचते हैं कि उनको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज किया जाए। हाँ, मतलब वो प्लेटलेट्स चढ़वाने की बात करते हैं। तो किस केस में चढ़वाने की जरूरत पड़ती है, कितना रेंज होना चाहिए? देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि प्लेटलेट्स गिरना, यहाँ पे प्लेटलेट्स गिरता है और वहां पे पेशेंट्स की एंजाइटी, पेशेंट के घर वालों की एंजाइटी 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स अकेले गिरने से डरना नहीं है।
प्लेटलेट्स का लेवल कितना गिरा है, उसके साथ क्या क्या लक्षण आए हैं, उनको आपको देखना है। और प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन अगर देखा जाए कि हमें प्लेटलेट्स किस कंडीशन में या किस लेवल पे जब प्लेटलेट्स कम हो तो चढ़ाना चाहिए, तो WHO के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10,000 प्लेटलेट्स से अगर कम होती है तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। बट अगर आपकी कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसकी 10,000 से ऊपर प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद भी उसको कोई ब्लीडिंग कंडीशंस स्टार्ट हो गई, जैसे उसकी गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मसूड़ों से उसको खून आ रहा है, उसको नाक से खून आने लगा, या शरीर पे बहुत ज्यादा लाल दाने आने लगे, उसकी गुदाद्वार से खून आ रहा है, या उसको वॉमिटिंग में खून आ रहा है, महिलाओं को माहवारी ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको प्लेटलेट काउंट ना देखते हुए आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। 2 तरीकों से आपको करना है। एक तो प्लेटलेट काउंट देखना है, अगर 10,000 के नीचे आते हैं तो आपको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज कराना है, या पेशेंट्स को एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराना है। कुल मिला के हम ये डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ें कि डॉक्टर ये निर्णय करे कि कब प्लेटलेट चढ़ाने हैं, कब नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि वो पेशेंट के, मरीज के कंडीशन यानी उनकी स्थिति अवस्था पे भी निर्भर करता है कि कब चढ़वाने की जरूरत पड़ रही है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसी में कि प्लेटलेट्स अगर आप एक ऐसे लेवल पे चढ़ाते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, तो ये बेनिफिट करने की अपेक्षा आपको हार्मफुल ज्यादा हो सकता है। जो आपका नॉर्मली प्लेटलेट रिकवर होने का टाइम है, या जो नॉर्मल दर है आपके शरीर की खुद प्लेटलेट्स को रिकवर करने की, वो इससे स्लो हो सकती है। और एक चीज और है कि प्लेटलेट्स आपका 1.5 लाख से गिरना चालू होता है, 1 लाख तक आता है, 80,000 आता है, 50,000 आता है, इवन 15,000 तक। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें प्लेटलेट्स 15,000, 10,000 तक भी आता है और पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि पेशेंट्स का लेवल 15,000 आ गया है, अब उसकी बॉडी रिकवर करना चालू होगी, और जैसे ही रिकवर करना चालू होगी तो एक दिन में उसके प्लेटलेट्स काउंट विदिन 3 डेज आपके 1 लाख से ऊपर भी पहुंच सकते हैं। आपको डॉक्टर के बताए हुए तरीकों पे, डॉक्टर के बताए हुए परामर्श के हिसाब से ही चलना है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। आपने ब्लीडिंग की बात की और खासकर जो ये प्लेटलेट्स की बात है, प्लेटलेट्स आपने बताया कि शरीर में जो रक्त होता है उसको बांध के रखता है, थक्का जमा के रखता है, और जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो फिर वो ब्लीडिंग होने लगती है, यानी रक्त प्रवाह होने लगता है। यही कारण है कि हम जब देखते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत नीचे आ रहे हैं तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप समझाएं। देखिए, प्लेटलेट्स छोटी सी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं नॉर्मली तौर पे। जब कहीं भी जैसे कोई कट लगता है, एक नॉर्मल तौर पे देखें कि कोई अगर कट लगा तो आपको वहां पे सील करना है, आपका ब्लड बाहर निकलने लगेगा। आपकी जो धमनियां या सिराएं हैं, कहीं भी जब आपको कट लगता है तो वहां से जो ब्लड बह रहा होता है अंदर, वो बाहर आने लगता है, क्योंकि वहां पे एक आपका पोर्ट बन गया है जिसके थ्रू बाहर आएगा। अब उस पोर्ट को बंद करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है प्लेटलेट्स। पहले नंबर पे जो कोशिका वहां पे जाके चिपकती हैं, उस दरार को या उस छीलन को बंद करती है जहां पे कट लगा हुआ था, ज्यादा ब्लड ना बह जाए उसको बहने से बचाती हैं, वो होती है प्लेटलेट्स। इनका काम होती है। और जब ये प्लेटलेट्स या तो कम हो जाए या तो इनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, कभी कभी क्या होता है दीपक जी, कि मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स तो 50,000 थी, प्लेटलेट्स तो 40,000 थी, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि कभी कभी प्लेटलेट्स का नंबर से ज्यादा उनकी कार्यप्रणाली इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर ठीक है बट उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है डेंगू के इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, किसी भी इन्फेक्शन से, तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि हमें देखने में आती है कि जबकि प्लेटलेट्स नॉर्मल होता है बट फिर भी पेशेंट ब्लीडिंग करने लगता है। जी, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आपने जो है प्लेटलेट्स और ब्लीडिंग यानी रक्त प्रवाह की जो बात होती है शरीर में प्लेटलेट्स के कारण, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। बस आखिरी में चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो रहवासी हैं सागर जनपद के, डेंगू की बीमारी से बचे रहें, या जहां तक भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं, डेंगू की बीमारी से बचे रहें, सावधानियां बरतें, और क्या वो स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं जिसका पालन करके वो डेंगू जैसी बीमारी से बचे रह सकते हैं, या डेंगू हो भी जाए तो भी सही इलाज लेकर के सही समय पे स्वस्थ हो सकते हैं। आखिरी में संदेश क्या है आपका? मैं सुनने वाले श्रोताओं को संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा था अभी कोविड इन्फेक्शन हुआ था, तो इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को दिक्कत हुई थी वो ये हुई थी कि लोगों ने अपने प्रारंभिक लक्षणों को नजरअंदाज किया था। उन्हें लगा था नहीं ये नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल सीजनल फीवर है, तो वो डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचते थे। तो यही है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 3 से 7 दिन बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है डेंगू में। तो आपको अपने किसी भी लक्षण को, चाहे वो फीवर हो, चाहे आपका बदन दर्द हो, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, चाहे कोई लाल चकत्ते हो, आपको किसी
किसी को भी नजरअंदाज ना करते हुए जितने जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं, उसके सारे ट्रीटमेंट को लें, जो भी वो जांचें बोलते हैं, आपके प्लेटलेट्स की हो या किसी की भी हो, वो कराएं। और अगर आपको डेंगू निकलता है तो आपका इलाज घर पे भी हो सकता है और आपको 10% केसेस में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे आप हॉस्पिटलाइज अगर वो बोलता है, या आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट लें। आपको एक चीज का जो ध्यान रखना है, इसमें डाइट में जो बोला जाता है कि तरल पदार्थों का सेवन आपको बहुतायत मात्रा में करना है। लिक्विड डाइट आपको सबसे ज्यादा लेनी है। वो आपका दूध हो सकता है, आपका जूस हो सकता है, आपका नॉर्मल पानी हो सकता है, या नमक चीनी का घोल जिसको अपन ORS भी बोलते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि इसमें डेंगू में सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स की मोर्टेलिटी होती है या पेशेंट्स की जो बीपी कम होता है, वो इसीलिए होता है कि शरीर का जो पानी है वो धमनियों और सराओं से बाहर जाने लगता है, तो आपका बीपी कम होने लगता है। इसलिए आपको लिक्विड डाइट सबसे ज्यादा लेनी है। और लोगों में एक वो है कि पपीते के पत्तों का जूस दे, तो मैं बोलता हूं कि बुराई कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं। मगर अगर पेशेंट्स को उल्टियां हो रही हैं, पेशेंट्स को बहुत उल्टी हो रही हैं, तो पपीतों के पत्ते के जूस से पेशेंट्स का गैस्ट्राइटिस बढ़ सकता है, उसका उल्टी बढ़ सकता है, और उल्टी में जो शरीर से पानी बाहर निकलेगा उससे पेशेंट्स का डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगा और उसका बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और कम आ सकता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर से परामर्श लिए या हर कंडीशन में सभी पपीतों के पत्तों का जूस नहीं देना है। हाँ, आप पपीता खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पपीते के पत्तों की बनी हुई कुछ टैबलेट्स आते हैं, कुछ सायरप आते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, तो ये कर सकते हैं। और सबसे जो मेन बात है कि सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको, और बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है डेंगू से बचने का, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमारे श्रोताओं से कि अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है, आपको मॉस्किटो नेट्स का उपयोग करना है, आपको डोर्स पे, अपने खिड़कियों पे, दरवाजों पे नेट्स लगानी है ताकि जो डेंगू के मच्छर है वो अंदर ना आ पाए, कपड़े पहन के रखने फुल स्लीव वाले। और कुछ यही तरीके हैं जिनसे आपको बचा जा सकता है। कुछ जो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत है या सावधान रहने की जरूरत है, उनमें है छोटे बच्चे जो कि 15 साल से कम उम्र के हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि तब गर्भावस्था के दौरान डेंगू इन्फेक्शन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, आपको जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं 60 साल से ऊपर वाले, या जिनको हार्ट की बीमारी है, आपको डायबिटिक है, आप बीपी के पेशेंट्स हैं, तो इनको जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, ऐसे पेशेंट्स को ये 3-4 जो ग्रुप्स मैंने आपको गिनाए, गर्भावस्था वाले पेशेंट्स, बच्चे, बूढ़े और कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स, इनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बचने के तरीके बताएं। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। 3 से 7 दिन जो होते हैं बहुत अहम होते हैं, और लक्षणों को नजरअंदाज किए बिना डॉक्टर से परामर्श करें और समय पे इलाज पाएं और समय पर स्वस्थ हो जाएं। यही मंत्र है। डॉक्टर अनुराग जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग से आप हमारे बीच आए, बुंदेलखंड शासकीय मेडिकल कॉलेज से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं को डेंगू जैसी बीमारी के बारे में बहुत ही अहम और उम्दा जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं दीपक जी आपका और इस स्टूडियो से जुड़े हुए सारे लोगों का।